टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां यूपी में ठंड ने दस्तक दी है और ठंड अब बढ़ने लगी है, वहीं मानसिक तौर से बीमार लोगों के लिए ठंड से किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं और क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या कहना है इस पूरे मामले पर मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का। मानसिक तौर से बीमार लोगों को किस तरह से अपना रखना चाहिए ख्याल और किस तरह से लेना चाहिए आहार और किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए, आइए सुनाते हैं आपको। मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन वगैरह में ये देखा जाता है कि जो ठंडी का मौसम होता है उस मौसम में जब रोशनी सूरज की कम हो जाती है तो कुछ बीमारियां अपनी चरम उग्रता पर पहुंच जाती हैं और कभी कभी ऐसा रहता है कि मरीज़ ठीक हो चुका होता है लेकिन मौसम के इस तरीके के परिवर्तन के बाद बीमारी फिर से वापस आ जाती है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम मरीजों से ये कहते हैं कि जब भी इस तरीके का मौसम चेंज हो तो व्यक्ति को, जो लोग अंदर ज़्यादा समय तक रहते हैं घर के अंदर, उन लोगों को चाहिए कि कुछ समय वो निकाल करके धूप में जो है ज़रूर जाएं, रोशनी में जाएं। और साथ ही साथ जो कमरे में या बंद जगहों पर यदि रहते हैं तो वहाँ पर जो लाइटनिंग वगैरह है, जो रोशनी है, वो भी एप्रोप्रिएट हो, अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मानसिक रोगों के पलटने और मानसिक रोगों के होने जिनमें मौसम का महत्व होता है की संभावना कम हो जाती है। जब ठंडी में मौसम ठंडा होता है तो व्यक्ति को कोशिश ये करना चाहिए कि वो गर्म पानी से नहाए। इसका कारण ये है कि जो ठंडा पानी से जब व्यक्ति नहाता है ठंडी के मौसम में तो शरीर में एक तरीके का वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, जो पेरिफेरल वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। एक साथ शरीर की सारी वेसल्स के जो पेरिफेरल वेसल्स हैं या बाहर के स्किन की रक्त धमनियाँ हैं, उनके संकुचित होने से बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड जो है हार्ट को पहुंच जाता है, जिससे हार्ट को एक्सेस वर्क करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति किसी हार्ट की दिक्कत से प्रभावित होता है या किसी धमनी से जुड़ी हुई समस्या से प्रभावित होता है तो उसमें हार्ट अटैक और मानसिक स्ट्रोक या पक्षाघात की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसमें जैसे सर से पानी डालने या शरीर में किस जगह से पानी डालने का वो नहीं होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि व्यक्ति को ठंडी के मौसम में ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए। अचानक से शरीर के ठंडे हो जाने से इस तरीके का रिफ्लेक्स होता है जो व्यक्ति को खतरे में डाल देता है। किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? ठंडी में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है कई प्रकार की सावधानियां बरतना चाहिए, जिसमें पहली सावधानी ये है कि आहार पर ध्यान देना चाहिए। विटामिन डी और कैल्शियम रिच डाइट लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य के अभाव में हमारे शरीर में जो नेचुरली विटामिन डी बनता है वो नहीं बन पाता है और यही कभी कभी कारण बनता है डिप्रेशन और दूसरी हड्डियों और शारीरिक बीमारियों का। तो हमें अपने आहार पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह भी ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। कुछ समय निकालना चाहिए हमें धूप में बैठने के लिए और साथ ही साथ हम लोगों को अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वगैरह, योगा वगैरह पर भी ध्यान देते रहना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में पीएम मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर बुधवार से ही राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन चल रहा है। ये राष्ट्रीय शिल्प मेले में देश के 19 राज्यों के 72 प्रकार के शिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 7 राज्यों के 24 प्रकार के व्यंजनों की भी शिल्प मेले में लुत्फ उठा रहे हैं। 2 वर्षों के बाद एक बार फिर बाहरी दीनी राष्ट्रीय शिल्प मेले का सांस्कृतिक केंद्र में शिल्प हाट का आयोजन चल रहा है। सांस्कृतिक केंद्र के मंच पर लोक रंगों की खुशबू मेले में हर दिन देश में युवा पीढ़ियों अपनी संस्कृति को जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही गर्म कपड़े, सजावटी सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, दरी, जूट उत्पाद लेकर आए शिल्पकारों के स्टॉल पर लोगों का रेला उमड़ा रहता है। सहारनपुर के मशहूर फर्नीचर, बनारसी चंदेरी साड़ियाँ, जयपुर की रजाइयाँ और कश्मीरी पश्मीना शाल लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिल्प मेले में कर्नाटक का सिल्क सूट एवं अन्य उत्पाद, मध्य प्रदेश की हैंड एम्ब्रॉयडरी, यूपी, झारखंड, बिहार के सिल्क वस्त्र, शाल, जयपुरी रजाइयाँ, कई प्रदेशों की स्टोन ज्वेलरी, कई प्रदेशों की साड़ियाँ, हैदराबाद का मशहूर मोती, बंगाल की धान ज्वेलरी, चटाई, ड्राई फ्लावर्स, कई प्रदेशों की चर्म शिल्प
राजस्थान का स्टोन कवरिंग, मोज़ेक ग्लास, टेराकोटा का बर्तन, पंजाब की फुलकारी जूती, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, भगवान के पोशाक, लकड़ी के खिलौने, चादरें मुख्य आकर्षण का केंद्र जो लोगों को आकर्षित कर रही है। वहीं इस प्रकार के शिल्प मेले का आयोजन करने का मकसद बस इतना है कि हमारी लोक संस्कृति, लोक परंपरा और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना, जिससे हमारी संस्कृति को आज की युवा पीढ़ी जान सके, साथ ही हस्तशिल्प कला उद्योग को बढ़ावा मिल सके। वहीं मेले में किस तरह से आयोजन हो रहा है, आइए जानते हैं मेला प्रभारी का क्या कहना है और साथ ही यहां आए लोगों की इस पर क्या राय है। इस बार हम लोग शिल्प मेले का आयोजन जो है 2019 के बाद जो है पर कोविड को देखते हुए मेरे निदेशक जो है श्री सुरेश शर्मा जी डायरेक्टर जो है उनके अथक प्रयास से जो है ये काफ़ी अच्छा इसमें लगाया गया जो है 1 से 12 दिसंबर तक। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से जो है करीब लगभग सभी जो है राज्यों से इसमें पार्टिसिपेट शिल्पकार कर रहे हैं। मेरी ये बात है कि जितने हस्तशिल्प बुनकर हैं उनको बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री भी इसको काफ़ी जो है बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग भी इसका प्रयास कर रहे हैं कि जैसे मिर्ज़ापुर की खड़ी लेकर के आए हैं स्टॉल जो है दरी, वो अपने यहाँ बुन भी रहे हैं। कर्नाटक से आए हैं लकड़ी के खिलौने, वो भी काफ़ी सराहनीय है। ग्वालियर की पेपर मेसी है, वो भी काफ़ी सराहनीय है। और देश के किसी राज्यों से छूटा नहीं है, सभी प्रदेशों का है पार्टिसिपेट किया जाए। इस बार मेले में आकर्षण का केंद्र क्या रहा है? आकर्षण का केंद्र तो हस्तशिल्प की सभी वस्तुएं बनावट जो है उनको बिक्री, यही आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र। और सबसे बड़ी ये है कि इलाहाबाद प्रयागराज की जनता जो है इसका काफ़ी एंजॉय कर रही है। कोविड को मास्क लगा करके, सैनिटाइज करते हुए मास्क लगा करके पूरे उसमें घूम रही है और ख़रीदारी अपनी कर रही है। मदन मोहन मरी, शिल्प प्रभारी, शिल्प मेले से तो हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। और लॉकडाउन के बाद तो इतना ज़्यादा मतलब लोग परेशान, घूमना फिरना सब बंद। और हमारा ये मेला तो बहुत ही पुराना है, हम लोग प्रयागराज से ही हैं और हमारे से लोग आते हैं। इतनी मेहनत बेचारे वो खुद करते हैं और अपना मतलब जितने लॉकडाउन हुआ ये सब में काफ़ी हमारा बिजनेस भी बहुत चौपट हुआ लोगों का। तो इससे हम लोग खुद सोचते हैं कि जाएं तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएँ। यहाँ देखिए मेला तो बहुत अच्छा होता है, बाहर बाहर की शॉप आती है और बहुत अच्छा होता है कि लोगों से मिलना जुलना। और लेकिन ये कोविड में 2 साल में तो बहुत बेकार कर दिया, लेकिन इस बार लगा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक की बात है प्रधानमंत्री जी की, तो वो तो देश को आगे बढ़ाने की पूरी उनकी कोशिश है। बाकी उनके साथ सब मिलकर सहयोग भी कर रहे हैं और ये अच्छा है। इससे लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ हो रही हैं और लोगों को मतलब पैसे कमा रहे हैं। थोड़े थोड़े काम जो जगह जगह पे शुरू किया है उन्होंने गांव-गांव में करके, ये आगे बढ़ा रहे हैं काम को करके। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज में एक मामले में वांछित 1 लाख के इनामी नकली नोट के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर दीपक मंडल को केरल से गिरफ्तार किया है। मंडल मूल रूप से पश्चिम बंगाल मालदा का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष जून में एसटीएफ की प्रयागराज की यूनिट ने रुपेश कुमार को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 1 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए थे। इस मामले में जांच के दौरान दीपक मंडल का नाम प्रकाश में है। उसके बाद एसटीएफ ने दीपक को ढूंढ निकाला और आज गिरफ्तार करके प्रयागराज लाई। भारतीय जाली मुद्रा के तस्कर का सरगना दीपक मंडल, जो पश्चिम बंगाल का मालदा जिले के पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। केरल से, तिरुवनंतपुरम के केरल से गिरफ्तार किया गया है। आज प्रयागराज की टीम ने उसको कोर्ट में पेश किया है, जहां मजिस्ट्रेट के सामने 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर वहां से चला है। एक्चुअली घटना का क्रम ये है कि जून में एक रुपेश कुमार को 1 लाख के फेक करेंसी के साथ कीटगंज थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। रुपेश कुमार ने बताया कि मुझे रामू साहू पौड़ीहार थाना नवाबगंज ने भेजा था इसे लाने के लिए। ये पैसा उन्हीं को देना था। जब रामू साहू गिरफ्तार किए गए तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये मैं पहले से ही सब काम में मैं लगा हुआ हूँ और ये पैसा मैंने ही मंगाया था। फिर रामू साहब जेल गए और ये मुख्य सरगना इसका दीपक मंडल है। दीपक मंडल पुराना है, इसकी दिल्ली की स्पेशल सेल भी इसको 2 बार गिरफ्तार कर चुकी है। एक बार 5.5 लाख के फेक करेंसी के साथ, एक बार 7.5 लाख के फेक करेंसी के साथ।
और एसटीएफ ने 2013 में भी इसको शिवकुटी थाना से लगभग 3.25 लाख रुपए फेक करेंसी के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शिल्प मेले का आयोजन हुआ है, तो वहीं अब कई राज्यों के कलाकार भी यहां आए हैं और रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच प्रयागराज में लोक कलाकारों के उनके साथ ही कलाकारों ने सुगम संगीत के अलग छाप छोड़ रखी है। राष्ट्रीय शिल्प मेले में वैसे तो दोपहर बाद ही भीड़ उमड़ने लगती है। हरियाणा के सुदूर अंचल से आए कलाकारों ने बीन की मनोहारी धुन से लोगों को और भी आकर्षित किया है। के कई राज्यों से लोक कलाकारों को रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती है। मेले में खासतौर आदिवासी लोक संस्कृति, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय गायन और वादन के साथ नृत्य की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति जोड़ने की कोशिश की है। हरियाणा से आए ये कलाकारों ने हरियाणा के सुदूर अंचल से आए कलाकारों ने बीन की मनोहारी धुन से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और किस तरह से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या विश्व में रहने वाले हर नागरिक का अधिकार दिवस मनाया जाता है। दरअसल 1948 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र सामान्य महासभा में मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की गई थी। मानवाधिकार दिवस को मनाने का उद्देश्य है विश्व के सभी लोगों को सुरक्षित महसूस कर सकें और भेदभाव रहित स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जी सके। मानव अधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा अधिकार के लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जहां लोगों को वोटिंग से लेकर उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है। वहीं आज इस बारे में क्या कुछ कहना है जानते हैं अध्यक्ष मोहम्मद सैयद अस्करी का और साथ ही महासचिव मोहम्मद गुफरान का। देखिए, मदर टेरेसा फाउंडेशन पूरे राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और हम लोग हर तरह से लोगों की मदद करते हैं और जो भी कानूनी हो, चाहे वो मानवाधिकार आज दिवस है, उस पर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है समस्याएं आती हैं, उसका निवारण कैसे हो सकता है। वो हर तरह का उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है और हम लोग संगठन की तरफ से हर तरह की मदद करते हैं लोगों की। और हमारा प्रयास यही है कि जो भी परेशान हाल है, ज़रूरतमंद है, उसको हमारे संगठन की तरफ से मदद की जाए। मानव अधिकार दिवस के ऊपर मौके पर हम लोग जैसे कि मतदाता हो गए, उनको जागरूक करते हैं कि उन लोग जो है 100% वोटिंग हो, इसलिए उनको अवेयर करते चले आ रहे हैं मदर टेरेसा फाउंडेशन की तरफ से। और जो हम लोग उनको भी उनकी मदद करते हैं जिनको पुलिस वाले फालतू में परेशान करते हैं, तो उनकी राइट्स होती है, तो उसको बताते हैं कि आप लोग किस तरीके से इलीगल तरीके पे आप लोग काम करिए तो किसी भी तरीके की दिक्कत आप लोगों के सामने नहीं होगी। हमेशा कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से काम करिए और अगर कानूनी प्रक्रिया में जो लोग कमज़ोर होते हैं, निचले तबके के हैं, जो अशिक्षित हैं, नहीं जानते हैं, तो हम लोग उनको कानूनी पूरी मदद देते हैं और उसके लिए पूरा हम लोग उनको बताते हैं आपका ये राइट्स है। अब जैसे श्रमिक कार्ड है, श्रमिक कार्ड लोगों को नहीं जानते थे कि श्रमिक कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में उन लोगों को नहीं पता था, ना तो वो जानते थे, ना तो वो फॉर्म भर सकते थे। जो रक्शे वाले हैं, टाली वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो कपड़ा लगाते हैं रोड पर, उन लोग को नहीं मालूम था कि श्रमिक कार्ड हम कैसे बना पाएँ ऑनलाइन। उसके लिए वो उनका अधिकार था कि उनको जानना चाहिए था। इसलिए हमने प्रयागराज के अंदर अधिकतर हमने जो है श्रमिक कार्ड ऑनलाइन निःशुल्क बनवाए हैं और जो है लोगों को उसके फ़ायदे हमने बताए हैं कि आप श्रमिक कार्ड बनवाइएगा तो उससे ये फ़ायदा है। और अब तक हमने कम से कम 25-30 हज़ार श्रमिक कार्ड बनवाया है मदर टेरेसा फाउंडेशन की तरफ से। नगर महासचिव मोहम्मद गुफरान। संगम नगरी प्रयागराज के ये सड़कों का नज़ारा है जहां डग्गा मार मालवाहन किस तरह से सड़कों पर दौड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर ओवरलोडेड गाड़ियां दौड़ने से सड़कों पर किस तरह से नुकसान पहुंचता है। जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। हर जगह सड़कों पर अलग अलग जगह गाड़ियां ओवरलोडेड सड़कों पर दौड़ती नज़र आ रही है, मगर यातायात के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और यातायात पुलिस को इसकी परवाह नहीं, जिससे सड़क होती है अक्सर ख़राब, मगर जिम्मेदार बने अनजान।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित युवाथान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सूबे के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने युवाओं को जोश भरते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। इस मौके पर सूबे के कानून मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार युवाओं के लिए कई कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश के 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसी के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ा गया है। योगी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले में एक उत्पाद को चयनित किया है, जिससे तमाम लोगों को रोजगार देने में लाभान्वित किया है। जिला पंचायत सभागार में आयोजित युवाथान कार्यक्रम में बोलते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और यूपी चुनाव में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवाथान कार्यक्रम में हम अपने नौजवानों से सीधे बात करने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस ढंग से उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए एक रूपरेखा खींची है। उसके तहत हम अपने लोगों से बात करेंगे और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करके उत्तर प्रदेश के विकास से तो नौजवानों का क्या योगदान हो सकता है और किस ढंग से उत्तर प्रदेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग दिशा तय करेंगे। जो युवा आए हैं उनको क्या प्रेरित भी किया जाएगा पार्टी? हाँ, उनको हम पार्टी से जोड़ करके और सभी नौजवानों को उत्तर प्रदेश के पार्टी में जोड़ करके युवा मोर्चा से जोड़ करके प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज के ये नैनी के पुराने ब्रिज से शहर की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा है, जहां गऊ घाट की सड़क के बगल से नीचे की ओर जाने वाली 8 फीट नीचे एक और रोड है, मगर यहां सुरक्षा के लिए सड़क के किनारे कोई इंतज़ाम नहीं है। कई बार अनियंत्रित होकर वाहन यहां से 8 फीट नीचे गिरे हैं, जिससे लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और सड़क के किनारे कोई सेफ्टी वॉल नहीं बनाई गई है, जिससे लोग अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। यहाँ के लोगों और दुकानदारों से जब जानने की कोशिश की तो उनका भी कहना था कई बार लोग यहाँ से नीचे गिर जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होकर काफ़ी चोटें भी आती हैं, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जहाँ लोग लगातार होते दुर्घटनाग्रस्त, ज़िम्मेदार बने अनजान। क्या कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले पर, मगर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सड़क के किनारे सेफ्टी वॉल बनानी चाहिए। सपोर्ट है नहीं तो आदमी का जगह नीचे जाएगा वाहन, तो ये हमेशा एक्सीडेंट होता है। होता ही है, आए दिन गाड़ियाँ पलटती हैं। तो ये कितने कभी 2 पहिया कभी 4 पहिया। तो क्या सड़क के नीचे कितने फीट गहरी है ये सड़क? कम से कम 5 फुट करीब। अच्छा, तो गाड़ियाँ हमेशा पलट जाती। ठीक। संगम नगरी प्रयागराज का ये नज़ारा है, जहां गऊ घाट पर नगर निगम के अधिकारी विशेष स्वच्छ अभियान के तहत आज गऊ घाट का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां झाड़ू भी सफाई लगाई जा रही थी, मगर शायद उनको ये नज़र नहीं आया कि आवारा जानवर किस तरह से सड़कों पर घूम रहे हैं। जहां एक तरफ यहां पर नगर निगम के अधिकारी खड़े दिखाई दिए तो दूसरी तरफ सड़क पर खुलेआम घूमते दिखाई दिए आवारा जानवर, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। खुलेआम घूम रहे आवारा जानवर, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा आर कन्या पीजी कॉलेज मुट्ठीगंज में पुलिस सारथी फाउंडेशन एवं सिविल डिफेंस के संयुक्त तत्वावधान के अंतर्गत छात्राओं को नारी सशक्तिकरण, सिविल डिफेंस, बाल अपराध, साइबर क्राइम, यातायात नियम एवं 1090, 102, 108, 112, 1098 आदि शासन द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर की जागरूक करने हेतु आज पुलिस की कार्यशाला पाठशाला का आयोजन किया गया। आर कन्या पीजी कॉलेज मुट्ठीगंज जनपद प्रयागराज पुलिस की कार्यशाला कार्यक्रम के अंतर्गत एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा प्रोजेक्टर के मदद से छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में बताया, इसे स्वयं कैसे बचें इसके बारे में भी जागरूक किया। वहीं वुमेन पावर लाइन की उपयोगिता के बारे में भी बच्चों को अवगत कराया। बता दें, छात्राओं के सवालों को सुना गया और एवं उनका उत्तर देकर सभी के काम करने तरीकों को बताया गया। कार्यक्रम के अंत में एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा प्रस्तुति पत्र बच्चों को देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। संगम तट के संगम नोच की ओर जाने वाली सड़क पर बीजेपी कार्यालय में एक कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें संगम तट पर रहने वाले पंडा लोगों को आज वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें यहाँ लोग आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वैक्सीनेट करा रहे हैं अपने आप को। बता दें, संगम तट पर लोगों की सुविधा को देखते हुए संगम क्षेत्र के लोगों के लिए लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप।
एक शाम शहीदों के नाम तमिलनाडु में बुधवार दोपहर हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सेना के अन्य अधिकारियों तथा जवानों के निधन से प्रयागराज के लोगों में दुख है। वहीं पत्थर गिरजा से सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं लोग इस दुखद घटना के बारे में चर्चा करते मिल रहे हैं। सब बेहद गहरा शोक जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देश के लिए भारी क्षति की बात है। जनरल रावत की वीरता और चीन तथा पाकिस्तान की हरकतों से निपटने की उनकी कुशलता से सब कायल हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।